तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली रिप्रोडक्शन। इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो है सबसे पहले अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम जब प्लांट में आएंगे तो वहाँ हम प्लांट के रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे जो हम यहाँ पर अभी फिलहाल इस सेक्शन को जो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, इसको हम वहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या और कौन कौन से इनमें इवेंट्स होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक जैविक प्रक्रिया है, अर्थात यह एक प्रकार से क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके जरिए क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, संततियों को जन्म देने का काम करता है। गिव बर्थ टू द ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब अपने जैसे को जन्म देना। जो ये प्रक्रिया है ये एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो या कोई भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, ये सब अपने जैसे को क्या करते हैं, जन्म देने का काम करते हैं। गिव बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में आपको ये समझना है कि ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे जो प्रोसेसेस हैं हमारे में, हम देखते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, हमारे में सर्कुलेटरी प्रोसेस होता है, हमारे में एक्सक्रिएटरी प्रोसेस होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, पाचन तंत्र होता है। तमाम जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब लाइफ प्रोसेसेस का हिस्सा होती है, एक जीवन प्रक्रियाओं का क्या होती है, पार्ट होती है, भाग होती है। अब सब पार्ट की अपनी अपनी क्या है, जरूरत होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भाई इस प्रक्रिया की क्या जरूरत है, इस प्रोसेस की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी लगातार जो जीवन है उसको आगे बढ़ाने के लिए सतत रूप से जो है प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बोलें टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। तो हम ये बोलेंगे किसी भी जीवन की प्रक्रिया की को जो है सतत रूप से लगातार बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो है आपको इस जैविक प्रक्रिया के से गुजरना पड़ेगा, अर्थात प्रजनन की उसके लिए क्या है, आवश्यकता है। तो सिंपल शब्द में अगर बोलें टू मेंटेन कंटिन्यूटी, ठीक है, किसी भी जीव की। क्योंकि अगर प्रजनन अगर नहीं होगा, यह प्रक्रिया अगर नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है वो जो जीव होगा उसका आगे की जनरेशन जो आ नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं वहां पर वो रुक जाएगी, अर्थात वो लुप्त हो जाएगी इस पृथ्वी से। तो आपको ये समझना है कि अगर किसी को कंटिन्यूटी बनाए रखना है, लगातार उसको बने रहना है इस अर्थ में, इस एनवायरनमेंट में, तो उसको ये प्रोसेस को जो है परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसकी क्या होती है, जरूरत होती है। अच्छा, अब इसके हम प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक, जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक, ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि ये दोनों का मतलब क्या है। तो आप ध्यान से समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात केवल एक ही जो है पेरेंट्स की वहां पर क्या होगी, जरूरत होगी। जबकि ये जो होता है सेक्सुअल जो होता है बाई पेरेंटल होता है। क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। इसका मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। तो आप जो है तमाम अलग अलग प्रकार के जीव देखते हैं, उसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं, उसमें आपके रेप्टाइल्स सरीसृप भी आते हैं, उसमें आपके सूक्ष्म जीव भी आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के अलग अलग जीव हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स आते हैं, वेल डेवलप्ड जो है प्लांट आते हैं, पूर्ण रूप से विकसित जो पौधे हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है सभी में एक समान नहीं होती। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस सब में डिफरेंट होती है। और उसी को हमने क्या बोला, एक को हमने बोला एसेक्सुअल और एक को हमने बोला सेक्सुअल। तो जितने भी जो वेल डेवलप्ड प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित जो पौधे हैं, पूर्ण रूप से जो विकसित पौधे हैं और पूर्ण रूप से विकसित जो जंतु हैं, उनमें जो
रिप्रोडक्शन होता है, उनमें जो प्रजनन होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक होता है, ठीक है। जबकि जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जैसे कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैसे कि कुछ पौधे जो कि निचले स्तर के होते हैं, तो वो हम बात करते हैं, तो उनमें कौन सा पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन उसमें पाया जाता है। तो अर्थात अगर हम बात करें मानव की, तो मानव क्या है, मानव विकसित रूप से एक पूर्ण विकसित क्या है, एक जंतु है, तो हम बोलेंगे कि उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। इसके अलावा कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, जितने भी आप आसपास जो जीव देखते हैं उन सब में क्या होते हैं, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक ही पेरेंट से 2 पार्ट में वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली कौन सा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने इसीलिए बोला कि इस रिप्रोडक्शन में, इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही प्रकार के पेरेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बाई पेरेंटल, अर्थात यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों में क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, बाई पेरेंटल बोला, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां भी बाई पेरेंटल वाली सिचुएशन आती है वहां पर 2 प्रकार की कोशिकाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स अर्थात सेक्स सेल्स, जिसको हम जनन कोशिका बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि बाई पेरेंटल में जनन कोशिकाएं बनती है, अर्थात मेल में अलग प्रकार की एक सेक्स सेल्स फॉर्म होगी, जनन कोशिका बनेगी, और फीमेल में अलग प्रकार की एक जनन कोशिकाएं बनती है। जबकि इसमें जो है जनन कोशिकाएं नहीं बनती है, यहाँ पर जनन कोशिकाओं का जो है बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब यहाँ पर जनन कोशिकाएं बनेंगी तो उन जनन कोशिकाओं का, उन सेक्स सेल्स का फ्यूजन होगा, आपस में संलयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब संलयन होगा ना, तो संलयन होगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। बोलने का मतलब कि मेल और फीमेल, मान लो हम ह्यूमन में लेते हैं, तो ये स्पर्म और एग जो है आपस में जब क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो क्या बनाएंगे आपस में, वो जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। तो युग्मक, युग्मक किसको बोलते हैं हम, सेक्स सेल्स, जिसको हम जनन कोशिकाएं बोल रहे हैं उसको हम युग्मक बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में गैमेट्स बोलते हैं। तो गैमेट्स या युग्मक जो है उसका निर्माण, उसका फॉर्मेशन किसमें होगा, इनमें होगा, और इनके जरिए जब वो दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है, इसमें ये प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ तो ना तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्स सेल्स, जनन कोशिकाओं का निर्माण, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, युग्मन का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नो सेक्स गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जाइगोट का भी, युग्मनज का भी निर्माण क्या होगा, नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, जबकि यहाँ पर होगा। अच्छा, अगर एक पेरेंट से ही जो है उसकी संतति का निर्माण हो रहा है, उसके ऑफ स्प्रिंग्स का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स इसका होगा, जो ट्रेड्स, जो लक्षण ये इसके होंगे, वही सेम कैरेक्टर्स, सेम लक्षण जो हैं किसके होंगे, उनके संतति, उनके चाइल्ड के भी होंगे, समझ रहे हैं। और एक प्रकार से बोले तो उनकी क्लोनिंग जनरेट हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक दूसरे के क्लोन हो सकते हैं, सेम हूबहू वैसे वो गुण कैरेक्टर्स वाले वो हो सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें ना, तो यहाँ क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के जो होते हैं सेक्स गैमेट्स, जनन कोशिकाएं मिलती है, एक मेल की और एक फीमेल की, जब ये मिक्स होते हैं ना, तो एक अलग कैरेक्टर्स लेकर जो है वो चाइल्ड जो है वो ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर संतति का जो है यहाँ पर नया निर्माण होता है। जो हम बोल सकते हैं कि जो संतति पैदा होगी, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसका जो कैरेक्टर्स होगा, उसके जो लक्षण होंगे, उनके पेरेंट्स से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो कुछ नया कैरेक्टर्स ही वहां पर दिखने को मिलता है। हालांकि कुछ सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन वो कुछ ही होती है, पूरी तरह से नहीं होती है। अर्थात अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छा कौन सा है, तो अच्छा कौन सा है बोलने का मतलब कि हमारा जो एम है, रिप्रोडक्शन का एम क्या है, बेसिकली टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए
आपको क्या करना होता है कि इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते जा रहे हैं लेकिन वो एडॉप्टिव नहीं हो पा रहा है, अर्थात आसपास के वातावरण में वो अनुकूल नहीं हो पा रहा है, तो भी वो आगे लगातार अपनी जनरेशन्स को बनाए नहीं रख सकता। अर्थात अगर हम बात करें कि डायनासोर जो है समाप्त हो गए हैं, तो डायनासोर समाप्त होने का जो कारण है, मान लीजिएगा हम बोलते हैं कि जो उसके आसपास का वातावरण है वो एडॉप्टिव नहीं हो पाया उससे, तो वो वहां पर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसको हम बोलते हैं कि जो है चार्ल्स डार्विन ने अपनी ये बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें बेसिकली उन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, अर्थात प्रकृति जिसको चयन करती है, नेचुरल जिसको सेलेक्ट करती है, वो आगे क्या होता है, बढ़ जाता है, और वही आगे बढ़ पाता है जो क्या होता है, नेचर को एडॉप्ट कर पाता है, जो फिट हो पाता है। बोलने का मतलब कि हमको एडॉप्टिव भी होना पड़ता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स बदलते नहीं हैं, लक्षण बदलते नहीं है, हूबहू पेरेंट्स के जैसे जो है स्ट्रक्चर और लक्षण लेकर वो आते हैं। अर्थात हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इनके अगर आसपास एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, तो सिंपली ये उसके अनुकूल नहीं हो पाएंगे, अर्थात ये लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इनमें कोई भी इवोल्यूशन, जो विकास की जो प्रकृति है, वो नहीं दिखाई देगी, जबकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात हम देखते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि सरीसृप जो होते हैं वो जो हैं उनका बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको सांप, मगरमच्छ, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, तमाम अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स, सरीसृप आपको देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं पहले इनका स्ट्रक्चर किसी एक से मिलता जुलता था और धीरे 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 क्या होते गया, इनमें विकास होते गया, इनमें डेवलपमेंट होते गया, इवोल्यूशन होते गया, उद्भव होते गया, तब जाकर ये अलग अलग जीव का निर्माण हो पाया। उसी प्रकार से आज हम जो इंसानों को देखते हैं वो इंसान भी कहीं ना कहीं डेवलप होके ही आए हैं एनिमल से। ठीक है, तो वो जो डेवलप होकर आए हैं वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का नतीजा ही है। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन, उद्भव। अगर हम बात करें कि लैंगिक जो प्रजनन है उसी से विकास या उद्भव जो है संभव हो सकता है, ये आपको समझना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक प्रजनन की। इसी कारण इसको सबसे बेहतर जो है प्रजनन का तरीका माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली उसका जवाब क्या है, इट लीड्स टू इवोल्यूशन, उद्भव की ओर या विकास की ओर जो है इसके द्वारा ही अग्रसर हुआ जा सकता है। इसी कारण से हमने क्या बोला कि ये बेटर मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है, ये प्रजनन का सही क्या है, एक सबसे अच्छा क्या है, तरीका है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नए जीवों के विकास की संभावनाएं, इवोल्यूशन होने की जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बनते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी इवोल्यूशन के चांसेस यहाँ पर नहीं बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लिया है, तो हमको ये समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के बोलने का मतलब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि जो है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन, ऐसे करके अलग अलग, बडिंग जैसे कि होता है मुकुलन, ऐसे बहुत सारे जो है इसके प्रकार हैं। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब ह्यूमन वाला को खत्म कर लेंगे उसके बाद जब हम लास्ट में जाएंगे तो हम एसेक्सुअल जीवों में पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम जो है जब प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम प्लांट में भी इसको हम जो है इन दोनों चीजों को वहां पर एज वेल एज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो सिलेबस है वो बोलता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने के लिए, उसके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम जो है अभी कवर कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और एसेक्सुअल का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कवर करेंगे इसके बाद में, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि उन प्रक्रियाओं के दौरान जो है इंसान को गुजरना पड़ता है, तब जाकर जो है एक नए जो है संतति का जन्म हो पाता है, एक नए ऑफ स्प्रिंग जिसको हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं वो प्रोड्यूस बेसिकली हो पाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, उसमें अलग अलग चरण है, स्टेप्स हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सबसे पहला जो स्टेप है वो है गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस। तो मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ शॉर्ट में, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण, ठीक है, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। तो मैं यहाँ पर कुछ शब्दों का आपको मतलब बता रहा हूँ, आप इसको जरूर नोट कर लें। गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब मैं गैमेटोजेनेसिस बोल रहा हूं, मतलब गैमेट वर्ड का क्या हुआ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट, ठीक है, ये गैमेट जो वर्ड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, युग्मक बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये सेक्स सेल्स के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मेल की बात करें तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। जबकि फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें होता है ओवा, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनके निर्माण की हम बात कर रहे हैं। तो गैमेट मतलब युग्मक, युग्मक का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स मेल में जिसको हम शुक्राणु स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल में हम उसको क्या बोलते हैं, ओवा अंडाणु बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण, गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, इनका निर्माण एक्चुअली में। तो अगर मेल में जाएंगे तो वहां पर क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस वहां पर कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु निर्माण, ठीक है। और अगर फीमेल में जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो, ओजेनेसिस, ओजेनेसिस का मतलब अंडाणु निर्माण, ठीक है। तो अर्थात यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मनुष्यों में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन, उसमें जो भी लैंगिक कोशिकाएं हैं, जो भी युग्मक हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहला स्टेप होगा। और जब वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब जाके जो है उनके बीच में फ्यूजन, संलयन हो पाएगा। तो आपका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप बेसिकली इंसेमिनेशन होता है, अर्थात शुक्राणु का प्रवेश कराना, इंसेमिनेशन अर्थात शुक्राणु का प्रवेश कराना, ठीक है, फीमेल के में। तो फीमेल का जो है बेसिकली जो ये वाला जो पार्ट होगा, वो वाला पार्ट, उसमें स्पर्म जाकर क्या करेगा, बेसिकली दूसरा जो स्टेप होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं इंसेमिनेशन को स्किप करते हुए जो इंपॉर्टेंट स्टेप, जो फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो है फर्टिलाइजेशन। अगला स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली निषेचन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली क्या, इसका मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब क्या, कि मेल और फीमेल का जो गैमेट्स है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन, संलयन की बात कर रहे हैं, हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, दो चीज का जुड़ना, मिल जाना, ठीक है। संलयन, किसका संलयन, युग्मक का, ठीक है। और युग्मक का जब संलयन होगा तो उससे बनेगा क्या, तो जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इससे बनता क्या है, जायगोट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जायगोट, हिंदी में भी जायगोट आप लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं युग्मनज। क्या लिख सकते हैं, युग्मनज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका सेकेंड स्टेप हालांकि इंसेमिनेशन का है, ठीक है। क्या करना उसमें, इंसेमिनेशन या वीर स्खलन उसको हम बोलते हैं, प्रवेश कराना शुक्राणु का, ठीक है, फीमेल की बॉडी में। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है मैं वहां पर आता हूं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम निषेचन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, संलयन युग्मकों का, ठीक है, किसके युग्मकों का, मेल और फीमेल के, ठीक है, दोनों के जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे होगा, बनेगा जायगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में युग्मनज, या आप जायगोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जायगोट बन जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, पहला गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और आपका जो अगला स्टेप है, जब ये जायगोट बन जाएगा, जब ये जायगोट बन जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट और कुछ नहीं, ये जो जायगोट बना है, ये जायगोट का डिवीजन होगा, इनकी कोशिकाओं का विभाजन होगा, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से उनका विभाजन होगा। तो ये जो बन रहे हैं 2 से 4, 4 से 8 जो बन रहे हैं कोशिका के विभाजन होने के बाद में, उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो वही ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है क्या होगा, इम्प्लांटेशन, अंतररोपण, अर्थात यूटेरस में वो जाके क्या हो जाएगा,
इम्प्लांट हो जाएगा, उसका बेसिकली अंतररोपण हो जाएगा और फिर जाके वो क्या हो जाएगा, बेबी के रूप में क्या होगा, डेवलप होगा और लास्ट में होगा पास्चुरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जन्म, शिशु जन्म। तो वो प्रक्रिया हम 1 बाय 1 समझेंगे जो मैंने यहाँ पर बोला है। अभी हम जो है कवर करने वाले हैं बेसिकली गैमेटोजेनेसिस के बारे में पहले, और इसके लिए हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप आपको जो स्टेप्स हैं वो एटलीस्ट पता है कि क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। दूसरा स्टेप इंसेमिनेशन, प्रवेश कराना। तीसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप क्या होगा उसके बाद में, आपका ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, उनका फॉर्मेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण, और लास्ट में आपका क्या होगा, पार्चुरेशन, शिशु का जन्म होना, जिसको हम डिलीवरी भी जनरली बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, चलो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, नर जनन तंत्र की। तो ह्यूमन में अगर हम बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, अंग हैं। उन अंगों को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो प्राइमरी मुख्य अंग जो हम बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम बोलते हैं, वो है टेस्टिस, वृषण। ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बाद बाकी और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, हालांकि हम टेस्टिस को प्राइमरी मानते हैं, याद रखना, मुख्य अंग मानते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के इसी का होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम अलग से क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, सहायक वाहिकाएं या सहायक नलिकाएं बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, एपिडिडमाइस, अधिवेशन, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, सहायक नलिका एक साथ बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबके नाम लिख दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्रंथि बोलते हैं। इसके अलावा और दो अलग से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग, और अगला जो है वो क्या होता है, पेनिस होता है, सिस्न होता है। अभी आपको याद रखना है, आपके पास में नोट्स होंगे, उसमें आप डायग्राम को ओपन कीजिए तो आपको वहां पर इनका पूरा स्ट्रक्चर देखने को वहां पर जो है मिलेगा। उसमें सबसे पहले जो है हम इंपॉर्टेंट ऑर्गन को समझते हैं, उसके बाद किस तरीके से जो है स्पर्म सर्कुलेट होता है और इजेकुलेट होता है, उसको हम 1 बाय 1 इनके जरिए जो है समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी हम बात करते हैं। इसको हम बोल रहे हैं क्या, टेस्टिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये एक पेयर में होता है, ठीक है, एक जोड़े में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज की जो ये पोर्शन है टेस्टिस जो है, ये मेल में बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ओवरी, अंडाशय जो होता है उसका इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो है सेक्सुअल ऑर्गन होता है, मुख्य अंग होता है, लेकिन उनमें बॉडी के इनसाइड वो होता है, अंदर की ओर होता है। जबकि मेल में अगर बात करें तो ये उनकी बॉडी के बाहर में एक पाउच के जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, जिसको हम स्क्रोटम या वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के, उदर गुहा के क्या होता है, ये बाहर होता है। ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसके बाहर इसका होने का सिर्फ एक कारण ये है कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है, उससे उस टेस्टिस का तापमान, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक कम, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो मैंने क्या बोला कि ये पेयर में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि ये बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या बोला मैंने कि भाई ये बाहर में क्यों है, बाहर में रहने के कारण है, एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा के बाहर सिचुएटेड है। इसका सिर्फ कारण ये है कि इसको जो है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए बॉडी से। क्यों कम होना चाहिए बॉडी से, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। क्यों, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के लिए। मैंने बोला था ना कि युग्मक निर्माण होता है, ठीक है, तो उस युग्मक निर्माण में हमने शुक्राणु की जब बात कर रहे हैं
तो शुक्राणु जनन अर्थात शुक्राणु के निर्माण के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि इसका बॉडी से बाहर होना सिर्फ एक कारण, ताकि वो जो है शुक्राणु का निर्माण कर सके। और इसके निर्माण के लिए कंडीशन क्या है कि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होना चाहिए बॉडी से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो इतना चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या करना? टू प्रोड्यूस स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करना। इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, क्योंकि यही जो ऑर्गन है, यही जो अंग है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, नर जनन तंत्र का, अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बना रहा है, जो कि क्या है? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है, जो कि क्या है? गैमेट्स है, सेक्स सेल्स है, किसका? मेल का। तो ये इसका निर्माण करता है। कहाँ निर्माण करता है, कैसे निर्माण करता है, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा हमने एक चीज और बोली थी, जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये हार्मोन्स भी बनाता है, और मैंने हार्मोन्स में भी वहां आपको बताया था कि कौन से सेल्स बनाते हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। तो अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए एक टेस्टिस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें आप कुछ इस तरीके से समझिए कि इसमें बहुत सारे क्या है? चेम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है, खाने बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हम कितनी बोल रहे हैं? 250 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 250। अर्थात कि हर एक टेस्टिस में, इच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? वृषण पालिकाएं। छोटे छोटे खाने आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे खाने हैं जहां पर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? वृषण पालिकाएं या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इंग्लिश में हम उसको बोल रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं? 250 हैं। कितने हैं? 250। अब हर एक वृषण पालिका में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, each testicular lobules has 3 highly coiled seminiferous tubules। बोलने का मतलब अगर मैं यहाँ पर जो है इसको आगे एक जो बॉक्स है, एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3 हाईली क्वाइल्ड, मतलब 3 कुंडलीकृत क्या है यहाँ पर? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है यहां पर आप देख रहे हैं, हम टेस्टिस में बोले 250 चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स बोलने का मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको हम वृषण पालिकाएं बोल रही हैं। और हर एक वृषण पालिकाओं के अंदर में, हर एक लोब्यूल्स के अंदर में 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, मतलब 3 अत्यधिक कुंडलीकृत शुक्रजनक क्या है? नलिकाएं हैं। क्या है? कुंडलीकृत, ठीक है, कुंडलीकृत। कुंडलीकृत क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। कितने हैं? 3 हैं। आपको समझना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर 2 और कोशिकाएं हैं, ठीक है। कितनी कोशिकाएं हैं? 2 और कोशिकाएं हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उसको, वो 2 कोशिकाओं से मिलकर बना है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एक को हमने बोला हिंदी में नर जर्म कोशिका, ठीक है, और इंग्लिश में बोला हमने मेल जर्म सेल्स। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में 2 प्रकार के सेल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल, जिसको हमने बोला शुक्रजनक नलिकाएं, जिनमें 2 टाइप के कोशिकाएं हैं। एक को मैंने बोला नर जर्म कोशिका, और दूसरा को मैंने क्या बोला? सर्टोली कोशिका, अर्थात मेल जर्म सेल्स, और दूसरा क्या है? सर्टोली सेल्स। इनका क्या काम है? तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? स्पर्म को जनरेट कैसा हो रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इसके, इस कोशिका की, नर जर्म कोशिका की, मेल जर्म सेल्स की, तो इसका होता है मियोटिक डिवीजन। याद रखना, मियोटिक, न कि मिटोटिक। इसी को हम मियोसिस भी बोलते हैं, 2 नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, मियोटिक या फिर मियोसिस। मिटोटिक अलग होता है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मियोसिस जो है, या मियोटिक भी बोलते हैं उसको, MIOTI से इंग्लिश में जो है पढ़ रहे हैं उसको ध्यान रखना है। मियोटिक बोल रहा हूं या मियोसिस बोल लीजिए, ठीक है। हिंदी में उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि हमारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम है। अगर हम बोल रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें अगर मेल है, मान लो तो मेल है, तो उसका होता है 44 प्लस XY, जबकि अगर फीमेल है
अगर फीमेल है तो क्या होगा 44 प्लस XX, ठीक है। तो ये जो बनाएगा ना, तो इसको अगर हम मान लो 2n मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको हम 2n, तो यहां से n बनेगा, n बनेगा अर्थात 22 प्लस x बनेगा या 22 प्लस y बनेगा। एक तो 22 प्लस x होता है, 22 प्लस y होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, एक मेल क्या है, एक मेल में 46 है, लेकिन वो जो सेक्स सेल्स बना रहा है, वो जो जनन कोशिका बना रहा है अर्थात शुक्राणु जो बना रहा है, उसमें कितने क्रोमोसोम है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसका आधा है। तो अगर मेल 2n है तो उसका स्पर्म क्या है, n है। अगर मेल 2n है तो उसको 2n को हमने 46 बोला, तो उसका स्पर्म कितना है, n है, अर्थात आधा हो गया। अर्थात अगर हम बात करें कि ये जर्म सेल्स 2n है तो स्पर्म कितने हैं, n है, तो 2n से n बनाने के लिए आधा करना पड़ेगा, और ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। अर्थात 2n से n बनना, क्या बनना, 2n से क्या बनना, n बनना, तो इस प्रक्रिया को हम मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, आधा, ठीक है। तो यहां से क्या बना, स्पर्म फॉर्मेशन बना, स्पर्म का यहां पर क्या हुआ, शुक्राणु का यहां पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहां से क्या निर्माण हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट दूसरी कोशिका के बारे में बात करते हैं, सर्टोली कोशिका। इसका क्या काम है, इसका काम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल्स, इनको पोषण देना, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि इन्हीं का क्या होगा, डिवीजन होगा, और यही बाद में क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, याद रखना है आपको। तो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि टेस्टिस पेयर में होते हैं, हर एक टेस्टिस में 250 चैम्बर्स है। मान लीजिए, चैम्बर्स नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है उसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर एक टेस्टिस में 250 चैम्बर्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक चैम्बर में अर्थात हर एक लोब्यूल्स में, हर एक विषमपालिका में 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, अर्थात 3 कुंडलीकृत शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और ये नलिकाएं में, इन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक तो मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स अगर 2n है तो स्पर्म क्या होता है, n होता है, अर्थात 2n से n बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रकार से हम बोलें तो भाई मेल जर्म जो सेल्स हैं इनका क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, आधे में वो टूट रहा है और क्या बन रहा है, बेसिकली स्पर्म शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। और इसको पोषण देने के लिए किसको, नर जर्म कोशिका को, मेल जर्म सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रदान करता है। अच्छा, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर आपको जानना है कि जब आप इसको समझ लिए हैं तो मैंने आपको बताया था, ग्लैंड्स जब हम पढ़ रहे थे तब इसका फंक्शन बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में, ठीक है, क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होता है, इंटरस्टिशियल क्या होता है, स्पेसेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, वहां पर जो सेल्स पाई जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लेडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो मैंने शायद वहां पास ING लिख दिया था स्पेलिंग में, आपको याद रखना है, लेडिक सेल्स होता है, इसको हम लेडिक कोशिका बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, लेडिक कोशिका। अंतराकाशी स्थान बोलते हैं इसको हम हिंदी में, अंतराकाशी रिक्ति या फिर स्पेस या फिर स्थान, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है, ये एक चैम्बर है, ये एक क्या है, चैम्बर है। तो इनके बीच में आपको जगह दिख रही है ना, जो ये आपको बीच में जगह दिख रही है, मान लीजिए खाली जगह जो आपको दिख रही है, ये खाली जगह को हमने क्या बोला, अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला। वहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको हमने क्या बोला, लेडिक सेल्स बोला, लेडिक कोशिका बोला, हिंदी में उनको अंतराकाशी कोशिका भी बोलते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है सेक्स हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का, ठीक है। कौन से सेक्स हार्मोन का, उसका नाम क्या है, मेल के सेक्स हार्मोन का ना, तो इसका नाम क्या है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, जो जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, ठीक है, क्लियर इतना। अच्छा, ये तो हो गया
पूरे तरह से हमने देखा, बेसिकली जो टेस्टिस है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। नाउ जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, जब स्पर्म का फॉर्मेशन क्या है हो गया, तो जब ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है, ये स्पर्म को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए अगर जाना है आगे, तो इसको जो है टेस्टिस से निकलकर बाहर पूरा बॉडी से निकलना पड़ेगा और इंसेमिनेट करना पड़ेगा। उसके स्त्री के अंदर में जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इंसेमिनेट, प्रवेश कराना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। और कैसे ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं कि टेस्टिस के बारे में हमने ये पूरी चीजें पढ़ ली, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मुख्य अंग है। इससे जो स्पर्म बनेगा वो क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर था, मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर वो फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर क्या होता है ना, कॉइल्स होती हैं जो बेसिकली क्या करेगी, हर चैम्बर से क्या करेगी, टेस्टिस के हर चैम्बर से, वृषण के हर चैम्बर से, जिसको हमने लोब्यूल्स बोला था, वहां से शुक्राणु को एकत्र करेगी। और एकत्र करेगी तो इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला एपिडिडमिस, अधिवृषण। यहां से जो ट्यूब जो है जो एकत्र करेगी उसको हमने क्या बोला, एपिडिडमिस बोला। और फिर यहां से एक ट्यूब निकलेगी, यहां से क्या होगी, एक ट्यूब निकलेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका। अर्थात ये जो है टेस्टिस से स्पर्म को आगे ले जाने का क्या करेगी, काम करेगी। तो यहां से जो है ये टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने का काम करेगी। अब आगे आप समझिए कि अगला वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल, जिसको हम शुक्राशय बोल रहे हैं। शुक्राशय क्या करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है। तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें कौन कौन सी, स्पर्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली शुक्राणु बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं सीमेन जिसको हम बोलते हैं वीर्य, ठीक है। ये तो अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें बोलने का मतलब, स्पर्म तो कहां बन रहा है, स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में, लेकिन सीमेन कब कहलाएगा, ये सीमेन कब कहलाएगा, जब ये आगे जाकर जब जो टेस्टिस से निकल कर आ रहा है स्पर्म, वो आगे जाकर किस में ओपन होगा, सेमिनल वेसिकल में ओपन होगा, शुक्राशय में ओपन होगा। तो वहां एक और लिक्विड जाकर उससे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये सीमेन कब कहलाएगा, जब स्पर्म के साथ में एक लिक्विड, और उस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल द्रव उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड उसमें मिक्स होगा, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, तब वो क्या कहलाएगा, सीमेन कहलाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज, 60% सीमेन का जो है बेसिकली ये लिक्विड होता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद में इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, इसका लिक्विड का याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या मौजूद होता है, जो इसमें लिक्विड है इसमें मौजूद होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ये सब चीजें वहां पर होती है। उसको क्या देती है, बेसिकली वो एनर्जी देने का क्या करती है, काम करती है। न्यूट्रिशन जो है, पोषण, उसको क्या करती है, प्रदान करने का काम करती है। तो मैंने बोला कि भाई सेमिनल वेसिकल से एक द्रव निकलता है, शुक्राशय से एक लिक्विड निकलता है, जो बेसिकली उसके साथ में, किसके साथ में, शुक्राणु, स्पर्म के साथ में मिक्स होकर सीमेन कहलाता है। और उसका 60% बेसिकली ये लिक्विड होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्रुक्टोज, कैल्शियम, जो उसको एनर्जी देने का काम करता है, उसको मोटाइल बनाता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद फिर वहां से गुजरते हुए वो आगे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ जो है चीजें वहां पर मिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या करता है, बेसिकली ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये एसिडिक मीडियम होने के कारण से उसको गति मिलती है। अर्थात अगर बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो केमिकल है, सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक अम्ल है, वो मोटिलिटी प्रदान करता है, मोटिलिटी देने का काम करता है, स्पर्म को गति प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में क्या होगा, ये जो पूरा जो सीमेन है, ये यूरेथ्रा से होते हुए, ठीक है, बाहर जो है पेनिस के थ्रू, जो कि एक स्पॉन्जी मसल से बना हुआ जो है, स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ जो है, बेसिकली क्या है, एक पार्ट है, जो बेसिकली क्या होता है, ब्लड फ्लो के कारण से इरेक्ट हो जाता है। और उसके थ्रू जो है क्या होगा, फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन इंजेक्ट होगा, जिसको हम इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। तो इजैकुलेशन जो होगा, फीमेल की बॉडी में जो स्पर्म इंजेक्ट होगा, वो जनरली किसके द्वारा होगा, पेनिस, शिश्न के द्वारा बेसिकली वो क्या होगा, इंजेक्ट होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको देखने को मिलती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो अब आपको समझना है कि जो भी ये प्रक्रिया है, चाहे मेल में हम समझेंगे चाहे हम फीमेल में समझेंगे,
वो पूरी प्रक्रिया एक विशेष टाइम के बाद से, एक स्पेसिफिक एज के बाद में ही स्टार्ट होती है, और ये एज मेल और फीमेल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, या उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। बेसिकली इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको प्यूबर्टी गेन करना, किशोरावस्था। तो ये जो अवस्था होती है मेल में, ठीक है, ये जनरली बेसिकली अगर हम बात करें तो मेल में ये अवस्था 12 से लेकर 14 या 15 ईयर तक की एज में जो है बेसिकली आती है। तो मेल में 12 to 14 ईयर की एज में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इससे पहले टेस्टिस फंक्शनिंग नहीं होता है, अर्थात उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत मेल में कब होगी, जब वो किशोरावस्था को प्राप्त कर लेगा, जब वो प्यूबर्टी गेन कर लेगा, ठीक है। और जब प्यूबर्टी गेन करेगा तब जाकर इस जो है प्रोसेस की उसमें क्या होगी, शुरुआत होगी। अब मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि LH होता है, FSH होता है। तो LH हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से। और दूसरा हार्मोन FSH, फॉलिकुलर हार्मोन जो है वो भी कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो मैंने बोला था कि LH क्या करता है, LH इसको प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये समझो कि LH और FSH तभी फ्लो होगा जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, अर्थात जब किसी बॉय को प्यूबर्टी हिट करती है, किशोरावस्था को जो प्राप्त करता है, उस समय पे क्या होता है, उस समय पे उसका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होकर क्या जनरेट करेगा, LH और FSH हार्मोन। अब ये LH और FSH मेल में टारगेट करेगा किसको, टेस्टिस को। क्यों, क्योंकि टेस्टिस क्या करेगा, अब जो है तैयार होगा किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। तो LH प्रमोट करता है किसको, टेस्टिस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसको डेवलप बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, ये पूरी प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके अलावा FSH क्या करता है, FSH जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, बेसिकली प्रोड्यूस करता है। अर्थात जब ये इन चीज़ों को बनाएगा, इसको बनाएगा, साथ ही साथ एक हार्मोन बनाएगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इनको साथ में मिलकर FSH सब मिल जाएंगे। इसके बाद में मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, डेवलप होता है। अर्थात जब कोई बॉय प्यूबर्टी हिट करता है, जब कोई लड़का जो है किशोरावस्था को प्राप्त करता है, तो उसमें उसकी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक परिवर्तन, उसको हम बोलते हैं, लक्षणों में परिवर्तन बोलते हैं, जिसमें आवाज़ का भारी होना, अचानक से हाइट बढ़ना, ठीक है, प्यूबिक हेयर का आना, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली पॉसिबल हो पाता है कब, प्यूबर्टी में। और कब होगा, जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक्टिविटी को स्टार्ट कराने वाले कौन से हार्मोन हैं, LH और FSH, जो इनकी एक्टिविटी को नियंत्रित, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, और जब वो एक्टिवेट करेगा इसका मतलब प्यूबर्टी क्या होगी, हिट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ा और हमने ये समझा। अभी आपको याद रखना है कि इनसे क्वेश्चन जनरली जो है ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछे जाते हैं। आपके जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक साइंस का कंपटीशन का पेपर, जैसे ACF वगैरह जैसे पेपर होते हैं, उनमें जनरली जो है आपको इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिकली स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का जो है जनरेशन, जो है प्रोडक्शन किन सेल्स के द्वारा होता है, कहाँ पर होता है, ऐसे क्वेश्चंस, इनके बारे में लेडिक कोशिका क्या करती है, बेसिकली सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ऐसे डीप क्वेश्चन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पूछा जाए तो इतनी चीज़ें आपको समझानी है, ध्यान रखना है। और डायग्राम के साथ में तो आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है। तो डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी जो है इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नाउ इसके बाद हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन और उसकी आगे की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। थैंक यू।